जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को डिस्कस करेंगे। आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है आपका प्रोटेक्टिंग द आइडिया एंड अदर लीगल इश्यूज फॉर द एंटरप्रेन्योर। इसमें बेसिकली हमने इस चैप्टर में जो चीज़ें डिस्कस करनी है, ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हम अपने बताएंगे कि हमारी बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉयर किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमें पेटेंट्स किस तरह से अपने करवाने चाहिए, कोई इस तरह की इश्यूज हो जाएं तो हम किस तरह से लॉयर को यूज़ करें, किस टाइप का लॉयर्स को यूज़ करें कि हमारे वो पेटेंट्स को और हमारी बाकी चीज़ों को उस तरह से यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्ट को सेव कर सकें, अपने आइडिया को सेव कर सकें। ठीक हो गया। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें आप ऐसे अपने नहीं बना सकते पेटेंट्स, तो उसमें हम क्या करें, ठीक है। फिर मुख्तलिफ और चीज़ें थी, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ये इस तरह की कुछ चीज़ें, लाइसेंसिंग, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें हम मज़ीद अपने बिज़नेस को सिक्योर कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इस तरह के कोई लीगल एक्ट्स वगैरह हैं उसके मुतालिक बताया गया है, ठीक है। और अपनी प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए और इस तरह से एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए कुछ इस तरह की हमें इंश्योरेंस वगैरह किस तरह से करनी चाहिए, वो पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस की गई हैं चीज़ें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये आपकी यहाँ से चैप्टर आपका फॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली आपके एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी कंपनी की या आपके पास जो भी चीज़ का पेटेंट होता है, जो भी ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, ठीक है, आपका कोई भी कंटेंट है, फार्मूला है, कोई ख़ास या कोई ख़ास स्पेशलिटी है, कोई यूनिकनेस है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है आपका, तो ये आपकी जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक हो गया। ये सब के सब चीज़ें जो हैं, ये तमाम सीक्रेट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही आती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है लॉयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जब आप फॉर्मली अपने बिज़नेस को लॉन्च करते हैं ना, तो एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि वो जो है ना उसको ये लॉज और रेगुलेशंस जो है ना इसको आनी चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हर बंदे की इतनी एक्सपर्टीज़ तो नहीं होती हैं, ठीक है, तो उसको उसके लिए ज़रूरत हो जाती है कि उसको ना कोई एक लॉयर चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस बंदे का वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, ठीक है, तो जिस बंदे की जिस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होंगी तो उसमें वो बेहतरीन एडवाइस आपको दे सकता है, ठीक है। फिर बिज़नेस टू बिज़नेस भी आपका डिपेंड करता है, लाइक आपका बायर टू कंज्यूमर, मतलब आपका कंज्यूमर छोटे पैमाने पे है या आपका वो कहते हैं ना B2C या B2B, कौन सा बिज़नेस आप कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, उस हिसाब से ही आपको अपना लॉयर वगैरह चाहिए होता है। ठीक हो गया। तो जब एंटरप्रेन्योर किसी लॉयर को हायर करे, ठीक है, मैं अगले पॉइंट को भी हाउ टू सेलेक्ट अ लॉयर और नीड फॉर अ लॉयर, इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके बता देता हूँ कि बेसिकली जब आप कोई लॉयर सेलेक्ट करें ना अपने पास, ठीक है, तो आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखें, ठीक है, कि उसकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है कि नहीं, ठीक है। बायर टू बायर का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर के साथ उसका कुछ और टाइप का होगा, ठीक है। बड़े पैमाने पे वो बिज़नेस कर रहा है कुछ और होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कर रहा है तो कुछ और होगा। तो हर उसमें उसकी जो एक्सपर्टीज़ होती है ना लॉयर की, वो भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो आपको वो बेसिकली वो लाइन आपको वही रखनी है कि जिस चीज़ के लिए आपको वो लॉयर चाहिए, ठीक है, उसी तरह का आप लॉयर उठाएंगे। ठीक हो गया। जो है एंटरप्रेन्योर वो हर काम खुद नहीं कर सकता, तो उसके लिए बेहतर है कि उसको नो हाउ तो होनी चाहिए। लाइक आप भी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं और ये पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है आपका, बट ये है कि उसके पास जहाँ पे वो मतलब ये जहाँ पे टेक्निकलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे उसको चाहिए कि वो किसी लॉयर को हायर कर ले, ठीक है। फिर लॉयर को हायर करने के भी 2-3 प्रोसीजर्स हो सकते हैं। लाइक मैंने फ़र्ज़ करें कि अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क जो है वो उसको स्टैब्लिश कराना है, उसको कॉपी मतलब वो करवाना है, पेटेंट कराना है, ठीक है। मैं तो उसके लिए मुझे किसी और टाइप का अटॉर्नी चाहिए होगा, ठीक है। अगर मेरा कोई लीगल बैटल स्टार्ट हो गया किसी के साथ, ठीक है, तो मुझे फिर किसी और टाइप का लॉयर चाहिए होगा। अब होता यह है कि
कुछ काम होते हैं जो कि जिसकी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सबको पता होता है। लाइक मैंने अगर कभी कंपनी रजिस्टर करानी है, ठीक है, जिसमें मुझे 4-5 चीज़ें जो हैं वो करवानी है, तो मैं किसी एक लॉयर को कहूँगा कि ये मुझे काम करवा दें आप, ठीक है, मुझे फाइलर बनवा दें, मुझे आप ये सारे काम करा दें। उसमें वो फ़िक्स टाइम लेगा अपना, ठीक है, फ़िक्स रेट लेगा, वो 1 वीक के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा ये लीगल प्रोसेस करा के हैंड ओवर कर देगा आपको। ठीक हो गया। ये तो एक आपका फिक्स टाइम था, क्योंकि उसको पहले ही पता था कि ये काम करने, ये 6-7 फॉर्म्स फिल करने हैं मुझे, ये 2-4 एक्स्ट्रा काम है, और मैं अपना काम करा के आपको दे के फारिग हो जाऊँगा। फिर दूसरा पॉइंट ये होता है कि कोई अगर खुदा ना खासा कोई लीगल बैटल स्टार्ट हो गया, तो उसमें फिर आपका कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं है, तो वो फिर साथ साथ चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप अगर लॉयर को, अगर आपने फर्म इस्टेब्लिश कर ली है, ठीक है, तो फिर लोग इस तरह से जैसे टैक्स वालों को पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से लॉयर्स को भी पेमेंट करते हैं कि वो उनको मंथली या ईयरली चार्ज करते हैं, मतलब जो ये लोग चार्ज करते हैं जो लॉयर्स होते हैं। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, उन लॉ फर्म वालों के साथ ना आपकी मंथली या वीकली या ईयरली, सेमी एनुअली, इस तरह से आपकी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, ओकेजनली। तो आप उस मीटिंग को मतलब वो आपको टाइम सेट कर किया हुआ होता है आपने कि हर मंथ की 5th को आपने आना है, या हर मंडे को आपने आना है वीक के, या इस तरह से जो भी है। तो ये आप इसकी ऑलरेडी पेमेंट कर चुके होते हैं। और इसमें यही होता है कि जब खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि आपको कोर्ट वगैरह जाना हो, या इस तरह की कोई लीगल बैटल स्टार्ट हो जाए, तो फिर ये है कि जो आप उनको एक अमाउंट ईयरली या मंथली दे रहे हैं, उसके प्लस आप उनको उस काम के लिए एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह की सिचुएशंस में आपको लॉयर की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं कि जब आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं, या किसी के साथ बिज़नेस वेंचर वगैरह स्टार्ट करते हैं, किसी के साथ कोई इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं। ठीक हो गया। जो लॉयर होते हैं ना, बेसिकली आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी देता है आपके बिज़नेस के लिए, क्योंकि आपको पता ही होता है कि कहीं पे अगर मैं खुदा ना खासा किसी सिचुएशन में फंस जाऊं, तो ये लॉयर होगा कि मुझे जो है ना वो लीगल बैटल में मुझे एक अच्छी सजेशन दे सकता है, या वो मुझे वो पहले ही बता देगा कि आप जो है ना वो ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा, या आप इस तरह से पहले ही ये वाले काम कर लें ताकि आगे जाके इन फ्यूचर जो है कोई आपकी प्रॉपर्टी को मतलब उसके अगेंस्ट ना क्लेम कर ले कि ये मेरी है, या कोई इस तरह की चीज़ें। ठीक है। तो आपको एक वो ना इस तरह का आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे देते होते हैं। बाज़ दफ़ा होती है कि आप जिस टाइम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास इतने पैसे नहीं होते, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जो है अपने लॉयर को पैसे ना दें, तो आप अपने उसमें कुछ शेयर्स वगैरह दे दें, उसमें कोई स्टॉक्स उसके साथ शेयर कर लें, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये है कि लीगल इश्यूज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे के पूरे पॉइंट को जो है ना अगले कुछ चैप्टर्स में बकायदा बड़ा इन डिटेल डिस्कस किया गया है, बट यहाँ पे एक मैं बड़ा व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली इसमें हमने थोड़ा सा लाइबिलिटीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ को डिस्कस किया है। ठीक हो गया। फिर अगर हम किसी और के साथ अपना बिज़नेस को शेयर करते हैं, या आगे कॉन्टीन्यूटी में चला जाता है, यानी कि अब्बा जो है वो बेटे को दे दें, इस तरह से आगे, तो उसमें क्या हिसाब किताब होगा। ठीक है। ट्रांसफ़र कुछ करना है, उसमें क्या होगा, कॉस्टिंग वगैरह, तो ये वो उस चीज़ से है। कैपिटल जो रेज़ करना है, तो ये लीगल इश्यूज उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो कि हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू दे दूँ। इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो है आपके पेटेंट्स। पेटेंट्स जो है बेसिकली आपके पास ना एक गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट समझ लें आपके पास होता है। ठीक है। आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो आपको कुछ टाइम दे देती है कि इस टाइम तक आपको नहीं छेड़ेगा कोई भी, यानी कि आपकी ही ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। आप ही का बिजनेस आइडिया होगा, और आपका कोई कंपेटिटर नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये पेटेंट यूजली उन्हीं को ही दिया जाता है जो कि कोई बहुत ही यूनिक चीज़ उस टाइम पे लेकर आए हों मार्केट में। ठीक है। कोई यूनिक चीज़ लेके आए हो, उसने कोई मतलब इजाद की हो, या कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगा के उस चीज़ को यहाँ पे लेकर आया हो। मैंने आपको पेटेंट की एग्जांपल पहले भी दी है कि पाकिस्तान में जब मोबाइल कंपनीज आई थी, तो सबसे पहले जो इंस्टा1 आई थी पाकिस्तान में, और फिर पाकटेल थी, तो इन्हीं के पास पेटेंट थे। तो इन्होंने 5-7 साल जो है वो मतलब कहते हैं वो याशी की थी, क्योंकि उनके पास और कोई था नहीं। उनकी मर्ज़ी की प्राइसेस थी, उनके हिसाब से जो वो चाहते थे, जिस तरह की सर्विसेज दे रहे थे वो दे रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही उनका वो पेटेंट का टाइम कंप्लीट हुआ,
तो फिर बाकी कंपनीज आई थी, ये मोबलिंक आई थी उस टाइम पे, ठीक है, और उसके अलावा और भी एक दो आई थी, टेलीनॉर थोड़ी लेट आई थी, खैर यूफोन आई थी। चलें, ये बात आपकी एग्जांपल जो थी वो क्लियर कर दी होगी इस चीज़ ने, ठीक है। इसका बाज़ दफ़ा फ़ायदा भी होता है, बाज़ दफ़ा नुकसान भी होता है। बाज़ दफ़ा फ़ायदों में इस तरह से होता है कि देखें, अगर पाकिस्तान एक कोई बड़ी अमाउंट की कोई चीज़ है जो कि पाकिस्तान में लोग उस तरह से आते हुए रिलक्टेंट है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, मतलब सेलुलर कंपनी थोड़ी सी थी रिलक्टेंट, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुनिया में से यहाँ पे पाकिस्तान में आके सर्विस स्टार्ट करेगा तो 5 से 7 साल तक या जितने भी सालों तक कोई इसको नहीं छेड़ेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से जो भी है वो थोड़ी सी लॉजिकल प्राइसेस के साथ रखें, पर जो भी वो करेंगे तो आवाम उसको एक्सेप्ट करेगी, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक हो गया। तो एक तो ये हो जाता है, ये फ़ायदा है, ठीक है। नुकसान ये होता है अगर आप इसके डिसएडवांटेज देखेंगे, फिर उसकी अगर तो वो फ़र्ज़ करेंगे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आज की मार्केट में कोई ऐसी मेडिसिन आ जाती है जो आपकी शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर दे, यानी कि आप ठीक हो जाएं खा के वो मेडिसिन, ठीक है, या आप कैंसर के पेशेंट है खुदा ना खास्ता, और वो अगर आप कंज्यूम करते हैं वो मेडिसिन तो आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब वो मेडिसिन बेशक आप समझ लें कि 50 रुपीज़ की होगी वो टैबलेट, लेकिन अगर वो टैबलेट जो है वो 50,000 की भी एक बेचेगा ना तो कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वेरी करता है थोड़ी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक हो गया। फिर इसमें 3 टाइप के पेटेंट्स को इन्होंने इनिशियली डिस्कस किया है। एक है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी में ये होता है कि आपके पास जो है ना वो 20 ईयर्स की उसकी वो आ जाती है, मतलब आपके पास राइट आ जाता है 20 साल का, कि 20 साल तक आपको कोई छेड़ेगा नहीं, ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री भी थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। ये बुक अमेरिका की है तो ये उनके हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी सॉरी मैंने आपको बता दी है। इसमें भी हाँ ये है कि आपकी मिलती जुलती भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता, ठीक है, कोई रेप्लिका नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपकी चीज़ को कहीं और पे सेल नहीं कर सकता, आप ही के फ्रेंचाइज होगी, मतलब आपकी अपनी जो भी होगी फ्रेंचाइज के, आप अपने ही ओनर हैं तो आपका अपना ही होगा। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी को कुछ दें या ना दें, ठीक है, फ्रेंचाइज के तौर पर किसी और को इजाज़त दें या ना दें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट 20 ईयर्स तक कोई आपको नहीं पंगा डालेगा आपके साथ। इसके बाद है जी डिज़ाइन पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट आपका थोड़ा मिलता जुलता ही होता है यूटिलिटी पेटेंट से, ठीक है। और इसमें यह है कि आपके पास जो है ना वो डिज़ाइन से ही आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आपका डिज़ाइन जो है वो कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक हो गया। इसके बाद है आपका प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट भी आपका जो है वो यूटिलिटी पेटेंट से रिलेटेड ही है, ठीक है, और ये आपका प्लांट्स से ज़्यादा वो कर रहा है, ठीक हो गया। इसमें यह है कि अगर फ़र्ज़ करें, जैसे आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो ये जो है आम की एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह के भी आम की ब्रीड्स निकाली हैं जो कि हाइब्रिड हैं, वो मतलब थोड़ा सा वो चौंसा है और थोड़ा सा वो लंगड़ा है, और उन दोनों के कोई मिक्स एंड मैच करके हम लोगों ने कोई एक तीसरी हाइब्रिड निकाला है जो कि बहुत ही टेस्टी है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2-3 इस तरह से हमने निकाले हैं आम की इस तरह से, ठीक हो गया। सॉरी तो इस तरह से हमने कुछ इस तरह की हैं चीज़ें जिसको हमने इस तरह से डेवलप किया है। अच्छा, इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया गया वो एक इंटरनेशनल पेटेंट। इंटरनेशनल पेटेंट में हमने ये बात की है कि कुछ ये थोड़ी सी पुरानी बुक है बट इन्होंने थोड़ा सा इस तरह से बताया हुआ है कि पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी एक है, ठीक है, वहाँ पे 100 कंट्रीज़ हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। उधर ये है कि पहले होता था कि हर कंट्री में जाके बंदा जो है ना अपना एक वो जमा कराता था फॉर्म वगैरह, ठीक है, और फिर जो है वो उसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो वो फिर अलग से काम कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो है ना तमाम कंट्रीज़ वालों के साथ किया कि जी हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक वन स्टॉप शॉप टाइप की कोई चीज़ बना लेते हैं और हम यहाँ पे ये काम कर लेते हैं, ठीक है। पर आपकी 100% पॉलिसीज़ यहाँ पे सबकी एक नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें एग्जांपल ये भी दी हुई थी कि अमेरिका में आपकी थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी है फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, कि अगर आप एक चीज़ के पेटेंट लेते हैं तो आपको उसकी जो है बाय प्रोडक्ट्स या इस तरह की चीज़ उनकी भी पेटेंट मिल जाते हैं, ठीक है। यूरोप का बताया उन्होंने कि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, वहाँ पे आपको अलग से कराना पड़ता है हर एक चीज़ को, ठीक है। तो मेन जो है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, बट क्या कहते हैं जो थोड़ी सी अगर आप इन डेप्थ जाएँ तो थोड़ी सी आपके लॉज वगैरह चेंज हो जाते हैं। बट रिसेंटली अभी दुनिया में जिस तरह से रेवोल्यूशन आया है ओवरऑल इंटरनेट की वजह से और ग्लोबल विलेज बन गई है,
तो अब इस चीज़ में और ज़्यादा वो हो गया है कि अब आप जो है वो अगर एक मुल्क में भी करा लें तो उस पर ये होता है कि आप फिर किसी कंट्री में जाके क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर आपकी इस पर एक लीगल बैटल भी हो सकती है कि कौन पुराना था कौन नया था, और इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी कॉर्पोरेट लॉ में बात आ जाती है, तो ये मैं इसको यहीं पे फिर फुल स्टॉप लगाऊंगा। इसके बाद है आपका दी प्रोविजनल एप्लीकेशन। इसमें यह है कि जी हम इन एडवांस ही जमा करा देते हैं कोई चीज़, ठीक है, कि मैं जो है वो कोई चीज़ बनाने वाला हूँ, मार्केट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको ये ना हो कि कोई और आके जो है मेरी प्रोडक्ट को आगे मतलब ख़राब करने की कोशिश ना करे, मेरे आइडिया को ख़राब करने की कोशिश ना करे। तो ये मैं आपको फॉर्म जमा करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह जो है वो विद इन 1 ईयर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का ही होता है, कि मैं ना विद इन 1 ईयर ये काम करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। 1 ईयर में अगर तो कोई मतलब आप कर सकते हैं और आपके पास वो उसका लीगल राइट होता है, बट इन केस 1 ईयर से ऊपर हो जाता है तो फिर कोई और बंदा उसको आगे क्लेम कर सकता है, तो इसमें फिर कोई वो नहीं है बात, मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर पॉइंट ये है कि आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई काम करें इस तरह का, तो उसके लिए फिर आप जो है ना वो अटॉर्नी हायर कर लें, ठीक है। तो वो आपको फिर बेहतर तरीके से बता सकता है कि किस तरह से आप फाइल करें कि आप वाकई में क्या 1 साल में वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी क्या क्या चीज़ें उसमें से कोई बंदा भी यूज़ ना करे, ठीक है। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस करके आप फिर प्रॉपरली फॉर्मली उसको लिख के फिर जमा कराते हैं, ठीक है। फिर एक है डी पेटेंट एप्लीकेशन। ये होता है कि इसमें आप जो है अपनी वो कंप्लीट हिस्ट्री और डिस्क्रिप्शन बताते हैं जो आपने इन्वेंट की होती है चीज़, जो भी आपकी चीज़ होती है, ठीक है। इसको यूजली जो है जो 3-4 पॉइंट्स में डिस्कस किया है मज़ीद, वो है इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स, ठीक है। अब इसमें यह है कि इंट्रोडक्शन में है कि हम सारा का सारा अपना बैकग्राउंड बताते हैं उसमें, ठीक है। अपना भी कंपनी का भी डेफिनेटली बताएंगे, फिर प्रोडक्ट का भी बताएंगे, फिर उस प्रोडक्ट के एडवांटेजेस वगैरह बताएंगे, ठीक है। और किन किन प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है या किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, वो हम सारा बताएंगे, ठीक है। और फिर ये भी बताएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उनसे हम क्या चीज़ हमारे जो है हमारे पास क्या यूनिकनेस है, ठीक हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफली बताते हैं शुरू में कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, थोड़ी सी ड्राइंग्स वगैरह शेयर करते हैं। फिर उसके बाद इन डेप्थ बताते हैं, ठीक है। दूसरे उसी के अंदर जो सेकंड पार्ट है ना उसमें फिर हम मतलब डिस्क्रिप्शन और इन्वेंशन में शुरू में हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, समझ लें लाइक एन एग्जेक्टिव समरी। उसके बाद फिर हम इन डिटेल बताते हैं, और जो इन डिटेल बताते हैं ना उसमें हम एक एक चीज़ बताते हैं, क्या मटेरियल्स, क्या कंपोनेंट्स, क्या उसकी इंजीनियरिंग, सब कुछ इन डिटेल बताते हैं, ठीक है। ताकि जो है हमारी जो है वो प्रोडक्ट की मतलब हर चीज़ सामने आ जाए। थर्ड पॉइंट है क्लेम्स। जो क्लेम्स है बेसिकली क्लेम्स में हम फिर मतलब जिस तरह से हमने पहले मैंने आपको बताया कि आप इन डिटेल बताते हैं, ठीक है। इसमें फिर ये है कि हम एक एक चीज़ को ना डिफाइन भी कर रहे होते हैं, इन अ सेंस इसकी रीज़न ये होती है, क्लेम बेसिकली पुरानी चीज़ों को ही फर्दर जो है वो कंक्रीट कर रहा होता है कि ये चीज़ आप ही की है, ताकि खुदा ना खास्ता कल कोई आपकी चीज़ को मिलती जुलती कोई चीज़ बना ले, ठीक है, आपका कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट बना ले या डिज़ाइन कॉपी कर ले, तो आप जो है वो क्लेम कर सकें चीज़ें, ठीक है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि क्लेम वाला जो बात है वो पुरानी चीज़ों को करता है, कंक्रीट करता है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लेम वाला जो है ये आपका तभी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं पॉइंट, जब आप पिछले 2 पॉइंट्स को, इंट्रोडक्शन को, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन को अच्छे तरीके से डिफाइन करें, ठीक हो गया। इसके बाद है आपका पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। इसमें बेसिकली ये है कि कुछ क्या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब कॉपी ही हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये है कि आप जो है ऑलरेडी जो एक कोई पेटेंट अगर करा चुका है कोई एक चीज़, लाइक देखें पहले जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में जब वो इंस्टा1 वगैरह आए थे और पाकटेल आई थी, तो उन लोगों ने वो करा लिया था। तो उसका मतलब ये नहीं था कि जी यही इनकी दुनिया है और उसके बाद कोई और कंपनी आ नहीं सकेगी, ठीक है। बाकी कंपनीज ने अपना दिल नहीं हारा था उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया कि बाकी कंपनीज अपनी उस पर जो देखती रहीं, बाकी दुनिया को फॉलो करती रहीं कि उनके इनोवेशन क्या होती रही है, क्या ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट में क्या अच्छी नोवेलिटी वगैरह ला रहे हैं।
फिर वो पाकिस्तान की मार्केट को देख रहे थे कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, ठीक है, जो कहाँ पे जो ऑलरेडी कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों, वो कहाँ पे लैग कर रही हैं, ठीक है, वो उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो कि मोबलिंग वगैरह थी और यूफोन थी, और वो उन्होंने फिर जिस तरह से मार्केट कैप्चर की तो इंस्टा1 जो है वो ख़त्म हो गई। पार्कटेल ने फिर उसको परचेज़ कर लिया था इंस्टा1 को, फिर उसके बाद जो है पार्कटेल को जोंग ने परचेज़ कर लिया। तो ये इस तरह से बात है कि आपकी जो है कोई अगर कोई और पेटेंट करा चुका है किसी एक चीज़ को, तो आप जो है वहाँ पे उससे मिलती जुलती चीज़ को निकाल सकते हैं, थोड़ी सी इनोवेशन वगैरह ला के, ठीक है, उसमें थोड़ी सी बेहतरी करके। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि टेक्निकली देखा जाए आपकी इस तरह से चीज़ जो है ज़्यादा रिफ़ाइन होती है, ज़्यादा पॉलिश होती है, मतलब ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होता है तो लोग जो है उनको एक अच्छी चीज़ मिलती है और आपको भी एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है कि आप इनोवेशन की तरफ जाएं। ठीक हो गया। इसके बाद जो आपकी चीज़ को डिस्कस किया गया है, अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड करना था मैंने कि अगर तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा लो बजट है तो आप उनके साथ फ्रेंचाइज का डील कर सकते हैं, ठीक है, कि आप उसी कंपनी को जिसके पास उस चीज़ की पेटेंट है तो आप उससे डिस्कस करें कि हम आपको उस चीज़ के पैसे अगेंस्ट दे देते हैं, ठीक है, आप हमें अपनी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने दें और हम जो है इसको फर्दर मार्केट करते हैं और अपना भी प्रॉफिट कमाते हैं और आपको भी प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चार चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं। इसके बाद ये है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बिजनेस मेथड पेटेंट्स। बिजनेस मेथड पेटेंट्स में ये है कि आपका क्या बिजनेस मेथड है, ठीक है, कि आप कौन सा वो मेथड यूज़ कर रहे हैं, आपका वो क्या हिसाब किताब है, वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बिज़नेस अपना कर रहे हैं, ठीक है। लाइक काफ़ी पहले की बात है, आपकी बुक में एग्जांपल है कि जी ईबे को किसी बंदे ने, टॉम नाम था उसका, उसने सू कर दिया था, ठीक है, कि ये मेरा बिजनेस मेथड जो है उसको ये कॉपी करके बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। तो अब ये है बात कि आपका जो बिज़नेस मेथड है ना उसको भी आप पेटेंट करा सकते हैं अगर वो थोड़ा सा यूनिक है, कोई ख़ास चीज़ आप लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है थोड़ी सी क्या, आप तो इतनी बड़ी मार्केट हो गई है, ठीक है, ग्लोबल विलेज बन गया है, तो अब आप थोड़े से तंग भी होते हैं, ठीक है। कोई बंदा किसी बाहर के मुल्क की कंपनी का बिज़नेस मेथड अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, और वो उसको यूज़ कर लेता है, तो बाज़ दफ़ा वो सामने भी नहीं आते। ठीक हो गया। बट ये है कि बिज़नेस मेथड को भी आप पेटेंट करा सकते हैं। इसके बाद स्टार्टअप विदाउट अ पेटेंट, कुछ कंपनीज़ हैं या कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप पेटेंट नहीं करा सकते, सच्ची सी बात है, ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि आप उसी चीज़ में उसी काम को करा के फिर आप उसमें कोई आगे के किसी पार्ट में नोवेलिटी वगैरह लें, लाइक आपने बिज़नेस मेथड क्या है आपका वो आप थोड़ा सा चेंज कर लें, या मार्केटिंग चेंज कर लें उसकी, या कोई यूनिक सेलिंग चीज़ डाल दें उसमें, कुछ इस तरह से कर लें, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये है कि आप अपने अंदर यूनिकनेस ऐसे ला सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आपकी पेटेंट नहीं हो सकती तो आप वो उस तरह से कुछ कर लें। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जिस चीज़ को आपकी डिस्कस किया है वो आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में आपकी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कोई ख़ास फॉन्ट हो गया, कोई ख़ास वर्ड हो गया, ठीक है, कोई सिंबल हो गया, ठीक है, कोई ऐसी आइडेंटिटी होगी जो आपकी प्रोडक्ट को लहदा कर दे, ठीक है, कोई ऐसी आवाज़ हो गई, कोई ऐसा स्लोगन हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेडमार्क्स में आ जाती हैं। ठीक हो क्या। एग्जांपल मैं आपको एक आध ये भी दे देता हूँ कि डिज़नी है, डिज़नी का वो फॉन्ट है, ठीक है, वो बड़ा यूनिक सा है, ठीक है, तो वो उनका अपना है, ठीक है। BMW का वो जो BMW एम्बलम लोगो है जिसमें BMW वो गोल सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टोयोटा का वो जो सर्कल्स हैं, जो 2 सर्कल्स हैं, सॉरी 3 सर्कल्स हैं जिसमें वो पूरा टोयोटा लिखा बीच में जा सकता है, ठीक है, मतलब वो जो लोगो है जो उसका वो आपका आ जाता है। मर्सिडीज़ का वो जो 3 वाला स्टार है, 3 कॉर्नर्स वाला स्टार है, वो उस तरह से ऑडी का 4 सर्कल्स, ये सारे आपके उसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके ये भी आ जाते हैं जो मैकडोनल्ड्स का M है वो भी आपका इसमें आ जाता है, उसका लोगो जो है वो भी इसमें आ जाता है, मतलब स्लोगन, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये है इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया है रजिस्टरिंग द ट्रेडमार्क, इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरह से आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर वगैरह करना है, ठीक है। इसमें हर मुल्क का, हर कंट्री का एक अपना हिसाब किताब होता है,
ठीक हो गया। हर किसी का मतलब हर कंट्री का यहाँ पे वेरी करता है, बट ये है कि अब जिस तरह से ग्लोबल विलेज जिस तरह से हो ही गई है पूरी पूरी दुनिया, तो अगर आप एक जगह पे कराएं तो वो फिर आप बाकी जगहों पे भी करा सकते हैं। अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं, लाइक मैं कोई पेटेंट ले लेता हूँ अपना और यहाँ पे प्रॉपरली रजिस्टर करा लेता हूँ, कोई ख़ास लोगो ख़ास सारी चीज़ें, ठीक है, और कल को मैं इतना बड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ कि मैं बाकी दुनिया में भी चला जाता हूँ, मेरे बाद कोई बंदा आ जाता है, और जबकि हालांकि मैंने भी खाली अपने मुल्क में उसको कराया है, ठीक है, तो ये है कि मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कि मैंने अपनी कंट्री में ये सन 2005 मतलब 2020 में रजिस्टर करा लिया था, और ये साहब जो है 2025 में आए हैं, ठीक है, मैं उससे पहले रजिस्टर करा चुका था अपना सब कुछ, सारा लोगो, सब कुछ, डिज़ाइन और सारी चीज़ें, तो मैं फिर उसके अगेंस्ट उसको वो कर सकता हूँ। इसके बाद है आपके कॉपीराइट्स। कॉपीराइट जो होते हैं वो बेसिकली आपको एक तरीके का जो है ना प्रोटेक्शन दे देते हैं कि आप कोई बंदा आपकी चीज़ को प्रिंट नहीं कर सकता आपकी इजाज़त के बगैर, या कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, या कोई चीज़ भी आपकी पब्लिश नहीं कर सकता, ठीक हो गया। कॉपीराइट में ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपका आइडिया नहीं यूज़ कर सकता, बट वो आपकी स्पेसिफिकली जो ख़ास चीज़ें हैं ना उसको नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है, आपका आइडिया इसमें यूज़ हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यही है कि आपका कोई लाइक आपको पता है कि कोई यहाँ पे पाकिस्तान है वो AFC और BFC और CFC इस तरह की बहुत सी फ्राइड चिकन्स हैं, ठीक है, तो वो उसको यूज़ कर रहे हैं, वो आइडिया जो है वो ओपन है, ठीक है, कोई भी उसको उस तरह से कर सकता है, पर यह है कि KFC को इटसेल्फ कोई नहीं सेल कर सकता इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये कॉपीराइट्स आपको बेसिकली प्रोटेक्शन दे देते होते हैं कि आपके कोई नाम कोई ऐसा की चीज़ को नहीं यूज़ कर सकता, बट जो आइडिया है वो थोड़ा ओपन है, वो कोई भी कर सकता है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद है आपके ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स में आपका बेसिकली ये है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। यूजली ये होता है कि आप जिसके साथ अपने सैम्पल्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, या आपने जब प्रोडक्ट बना लिया और आप अपने एम्प्लॉयज़ में वो बांटते हैं, ठीक है, मतलब वो अगेन सैम्पल में ही आ जाते हैं, सैम्पलिंग में ही आ जाती है, तो वो फिर आप उनके साथ ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपका जो है ये प्रोडक्ट किसी दूसरे बंदे ने ना, आप तो आपने इसके किसी के साथ तस्वीर शेयर करनी है या इस तरह से कुछ करना है, बट स्टिल फिर भी आ जाते हैं। आईफोन के भी मुझे याद पड़ता है कि उसके डिज़ाइंस लीक हो गए थे अभी पिछले दिनों, होंडा कॉर्ड के या होंडा सिविक के पिछले दिनों मैंने सुना है कि बल्कि देख रहा था इमेजेस वो लीक हुए हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप बाउंड होते हैं कि आप चीज़ें नहीं किसी के साथ भी शेयर करेंगे, पर बाज़ दफ़ा लीक हो भी जाती हैं चीज़ें, बट यू आर फॉर्मली बाउंड कि आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे। इसके बाद है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग ये होती है कि जो दो पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, वो आप एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जी एक बंदा जो होता है उनमें से वो होता है कि जिसके पास किसी एक चीज़ का ख़ास पेटेंट होता है, फार्मूला होता है, कोई जिस तरह से, ठीक है, जो दूसरा बंदा होता है उसके पास पैसे होते हैं, वो उनसे ये कहता है कि हम आपका नाम या आपके प्रोडक्ट को इस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो या तो हम आपको वन टाइम कॉस्ट दे देंगे या हम आपको सेल्स के हिसाब से दे देंगे कि 30% मैं आपको दे दूंगा अपने प्रॉफिट में से, जो भी है जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपकी लाइसेंसिंग में आ जाती है। लाइसेंसिंग में फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप इन डेप्थ जाते हैं, तो जैसे अब आप ये है कि अगर आप KFC के साथ अगर करेंगे बिज़नेस, ठीक है, तो आप जो है वो पेप्सी ही परचेज़ करेंगे, ठीक है, आप कोका कोला नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप जब इस तरह से करते हैं तो उनकी बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी आप ही नहीं, या उसकी जो कनेक्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपने फिर उनसे ही परचेज़ करनी है जिससे उन्होंने आपको कहा हुआ है। आप कोका कोला से नहीं कर सकते। मैकडॉनल्ड्स कोका कोला के साथ है, ठीक है, KFC आपका पेप्सी कोला के साथ है, ठीक हो गया। इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो है जी प्रोडक्ट सेफ्टी एंड लाइबिलिटी। प्रोडक्ट सेफ्टी में और आपकी लाइबिलिटी में ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जब आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाएं तो उसकी बाकायदा मतलब टेस्टिंग वगैरह सही तरीके से करें। एग्जांपल आपको मैं इस तरह से देता हूँ, एग्जांपल से आपकी बेहतर हो जाएगी ये चीज़ कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाई है, कोई एक टॉय बनाया है, ठीक है, वो बच्चों के खिलौने हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसा सा ही बनाना है कि अगर वो फ़र्ज़ करें वो 6 महीने से छोटे बच्चे का है या वो 3 महीने वाले बच्चे का है, ठीक है, तो जो भी आप इस तरह का टॉय बनाएंगे, ठीक है, कोई स्टफ़ टॉय है या जो भी जिस तरह का भी टॉय है, वो उसमें एजेस नहीं हो इतने शार्प या कि वो बच्चे को लगा जाए, ठीक है, बच्चा अपने आप को कोई डैमेज करके बैठ जाए, या कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ छोटी सी ना हो कि बच्चा वो खा ले और सॉलो करके बैठ जाए और गला उसका चोक हो जाए, ठीक है। तो आप अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाए वो उसके सारे वो सेफ्टी मेजर्स पूरे होने चाहिए, इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए, अगर वो टूट जाए तो उसके एजेस नहीं बनने चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं, वो खिलौने जो होते हैं वो टूटते हैं तो वो खंजर बन जाते हैं, ठीक है, तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो जाती है।
तो आप जब भी कोई इस तरह की प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन सारे उसमें होने चाहिए। ठीक हो गया। फिर बाद में जिस चीज़ को डिस्कस किया वो है जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको पता ही है क्या होता है कि आप जो है अपनी कंपनी की सेफ्टी के लिए या अपने लिए जो है वो इंश्योरेंस करा लेते हैं कि जैसे उनके खुदा न खास्ता कोई इशू हो जाए, ठीक है, तो आप फिर उसके अगेंस्ट आपको पैसे वगैरह मिल जाएँ। आपको प्रॉपर्टी की भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरी ज़मीन वगैरह का क्या हिसाब किताब है, कोई कैजुअलिटी हो जाए खुदा न खास्ता, कोई बेचारा जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होगी या इस तरह की कोई चीज़ होगी या पीएफ आपकी हो गई, ठीक है, इसमें अगर कोई टेस्टिंग के फेज़ में या कोई इस तरह की सिचुएशन में कोई बेचारा फौत हो जाए तो उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलना है, ठीक है। फिर अगर कोई इंश्योरेंस है आपकी, लाइक आप हाथों की भी इंश्योरेंस होती है, पाँव की इंश्योरेंस होती है, आँख की इंश्योरेंस होती है, तो आप इस तरह से भी करा सकते हैं, ठीक है। फिर वर्कर्स से रिलेटेड भी आपकी इंश्योरेंस होती है, सेफ्टी से रिलेटेड भी होती है, डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंसेज होती हैं, बहुत ढेर सारी पोर्टफोलियो है, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी बेसिकली इंश्योरेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था आपको कि इंश्योरेंस आप अपनी कंपनी की करा सकते हैं, अपनी चीज़ों की करा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपका एक एक्ट है जो पाकिस्तान में तो नहीं, खैर अमेरिका में यूज़ होता है, सर्बेन्स-ऑक्सले। ये पाकिस्तान में तो नहीं है, बाहर ही है, बट एक दो पॉइंट्स इसके अच्छे थे जो कि हर जगह पे फॉलो भी होने चाहिए और होते भी होंगे डेफिनेटली। उसमें ये है कि जी सीईओ जो आपका बन रहा है, ठीक है, वो अपनी सारी की सारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शेयर करेगा, ठीक है, कंपनी की। ये वैसे भी पाकिस्तान में की जाती है, आपकी फाइनेंस के स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पता भी होगा कि ईयरली आपकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी आती हैं, वेबसाइट पे लगाना ज़रूरी है कंपनीज़ के लिए जो पब्लिक हैं। फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके सारे के सारे बैकग्राउंड क्या हैं, ठीक है, वो आपको डिफ़ाइन करने हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो आपने बतानी है। ठीक हो गया। अगर जैसे इन केस कोई फ्रॉड हो जाए, कोई जिस तरह से हो जाए, तो किस तरह से वो मतलब कंपनी के अंदर ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसमें इस तरह से एक एक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो हर जगह पे होते हैं, हर किसी के अपनी कंपनी के अपनी कंट्री के हिसाब से वेरी करते हैं, बट ये होते हैं। इसके बाद है जी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली आपको रिटर्न फॉर्म में जो है वो एग्रीमेंट होता है, दो पार्टीज़, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट यूजली दो पार्टीज़ में ही होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या हिसाब किताब है, बट जब भी आप साइन करें, ठीक है, तो आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको गौर से पढ़ें, ठीक है। जब आप खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या कोई भी कहीं किसी भी जगह पे आप अगर साइन कर रहे हैं ना अपने, ठीक है, तो वो आप सारी चीज़ें आप पूरा के पूरी गौर से पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए उस चीज़ को जो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती, ठीक है, और जहाँ क्रॉस करें उसके आगे अपने साइन कर दें। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि ये पॉइंट मैं इस पर एग्री नहीं कर रहा, वट एवर, ठीक हो गया। किसी ब्लैंक पेपर पे या ब्लैंक जगह पे साइन नहीं करने आपने, ठीक हो गया। जहाँ पे आपकी ब्लैंक स्पेसेस हैं वहाँ पे आप खुद ही क्रॉसेस लगा सकते हैं, ठीक है। इन माय ओपिनियन मुझसे अगर कोई कराए तो मैं तो जो आपका राइटिंग पेपर होता है जहाँ पे आपका लेफ़्ट टू राइट मार्जिन होता है उसके इर्द गिर्द बंदा जो है वो बॉक्स से निशान लगा दे, ठीक है, और ना बाकी सारे फ्री स्पेस पे लाइन लगा दे। देखने में बुरा ज़रूर लगता है, बट पॉइंट ये है कि बहुत से मौक़ों पे आप लीगली बहुत बुरे तरीके से रगड़ा खा सकते हैं, तो वहाँ से इन चीज़ों से बचने के लिए आप जो है पहले ही जो है वो अपने आप को बचा लें, ठीक है। और जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आपके पास जो मतलब जो फाइनल है, ठीक है, फाइनल आपने कॉपी कर ली, फाइनल साइन कर लिए, उसके बाद आप फ़ौरन जो है उसके वो ले लें, फ़ोटो कॉपी ले लें, दोनों को एक दफ़ा नज़र मार लें, कंपैरिजन कर लें कि जी एक ही है, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप बता दें कि मेरे पास इसकी फ़ोटो कॉपी है इस कॉन्ट्रैक्ट की और मैंने यही चीज़ यहाँ तक साइन की है, इसके बाद मैंने कोई साइन नहीं किया है, ठीक है। अगर इसके बाद कोई इसके ऊपर ओवर राइटिंग या कोई इस तरह की चीज़ है तो ये फिर उस बंदे ने किया है जिसने दूसरी तरफ का जो पार्टी भी है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया एंड, ठीक हो गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कुछ भी है तो आप मुझसे इंशाल्लाह लेक्चर में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।